अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, सबसे पहले तो सबको, पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद हो कि ईरान और यूएस की ये जंग रुक चुकी है और इस जंग में जो मीडिएटर का रोल प्ले किया वो पाकिस्तान ने किया। उसकी बैक पर चाइना था और इवन इस चीज़ को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान का मूव बिल्कुल वैसा ही है जैसे 7 मई को हमने सुना था कि पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए और पूरी कौम में उस तरह की जो खुशी थी शायद वो आज पूरी दुनिया में देखी गई। यहाँ तक कि ईरान की सड़कों पर भी पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी देखेंगे कि क्या पॉसिबल है फ्यूचर में कि पाकिस्तान और ईरान के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को मिले। ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान ईरान से चीप बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदे अपनी रॉकेट फोर्स को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए। इवन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिले, यानी कि सऊदी अरब के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट है, ईरान के साथ भी एक पोटेंशियल डिफेंस पैक्ट की तरफ पाकिस्तान जाए। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा, बेसिकली आज की वीडियो एक ओपिनियन वीडियो है जिसमें हम पाकिस्तान के फॉर्मर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर जुबैर महमूद हयात की बात करेंगे और उन्होंने नस्ट में एक रिसेंट होने वाले सिंपोजियम में ये तमाम चीजें रीड आउट की। मैं उसी को लेकर ही अपना नुक्ता नजर आपके सामने पेश करूंगा। बेसिकली दोस्तों, हुआ क्या है कि रिसेंटली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है नस्ट, वहां एक सिंपोजियम था पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लेकर, फ्यूचर थ्रेट्स को लेकर और पाकिस्तान किस तरह फ्यूचर में नेविगेट करेगा अपने बहुत से मामलात में। यहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे, दूसरे फॉर्मर सेनेटर्स और दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी थे। मैं फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की बात करूंगा, सर जुबैर महमूद हयात की, जो 2016 से लेकर नवंबर 2019 तक पाकिस्तान के CJCSC रहे और 2019 में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इन्हीं के दौर में हुआ था। और 2019 में हम सब जानते हैं कि इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने शूट डाउन किए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी और इंडिया को डेटर किया था। इंडिया का पायलट भी पाकिस्तान ने पकड़ा था, अभिनंदन। यहाँ सर जुबैर महमूद हयात ने बेसिकली ये कहा है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बहुत डिफरेंट हो चुका है पाकिस्तान के लिए, यानी कि इससे पहले हम आज से 10 साल पहले ये कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का मेन एडवर्सरी है, इजराइल उसको बैक करता है और इंडिया आगे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को रन करवाता है या अपने मुख्तलिफ लोकल सोर्सेज को भी यूज करता है पाकिस्तान में टेरर फंडिंग के लिए या पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने के लिए। लेकिन ईरान वॉर में एक चीज क्लियर हो चुकी है कि इजराइल अब हर किस्म के काइनेटिक ऑपरेशंस लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी रखता है और वो करने के लिए अब तैयार भी है। ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई वो इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इससे पहले इजराइल डायरेक्टली ईरान पर अटैक नहीं करता था, लेकिन 2024-25 के दौरान जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो एक किस्म का, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना कि चाका खुल गया सारे यहाँ, तो फिर इजराइल और उसके इत्तेहादियों ने भी सोचा कि भाई ठीक है, अगर रशिया लड़ रहा है इतनी बड़ी जंग तो हम भी ईरान के खिलाफ एक जंग तो लड़ सकते हैं। तो वो मिथ टूट गई डायरेक्टली किसी मुल्क को अटैक करने की। ईरान के खिलाफ जो जंग हुई तो ईरान ने उसमें अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज तो वो शोर नहीं कर सके, नुकसान काफी उठाया, लेकिन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में ईरान ने इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की जो बेसिस थी गल्फ कंट्रीज में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और इवन इसमें कोलैटरल डैमेजेस भी हुए, यानी कि गल्फ कंट्रीज की जो एनर्जी फैसिलिटीज थी वो भी हिट हुई, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल रिफ्ट क्रिएट हुई अरब मुल्कों के दरमियान और ईरान के दरमियान। यहां तक कि सऊदी अरब को भी ईरान पर अटैक करने से पाकिस्तान ने रोका और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली ईरान और यूएस के दरमियान ये लिमिटेड सीज फायर भी करवाया है। 12 दिन का सीज फायर है, बट उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये सीज फायर आगे एक्सटेंड हो जाएगा और जंग मजीद दोबारा से स्टार्ट नहीं होगी। जनरल जुबैर महमूद हयात ने इस चीज को भी पॉइंट आउट किया कि इजराइल अब आपके लिए एक एक्टिव थ्रेट है। पहले वो एक पैसिव थ्रेट था कि इंडिया को बैक कर रहे थे या इंडिया को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे, अब इजराइल एक एक्टिव थ्रेट है। उसके लिए पाकिस्तान को भी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस दोबारा से रीअलाइन करने की जरूरत है। आप बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ इस चीज पर नहीं बैठ सकते कि हम चाइना से डिफेंस पैक्ट साइन कर लेंगे या हम तुर्की से ही सिर्फ डिफेंस पैक्ट साइन कर लेंगे या सिर्फ वहां से ही वेपन्स ले लेंगे। अरब कंट्रीज से, खास तौर पर सऊदी अरब से जो डिफेंस पैक्ट हुआ है वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान ने कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाए हैं। यहां तक कि ईरान के साथ भी होने वाली इस वॉर में यूएस ने जब से सैंक्शंस उठाई हैं ईरान से, तो ईरान ने अपना ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करना शुरू किया लिमिटेड हद तक। पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए ईरान के साथ, जो कि बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव है। फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जैसे अभी पाकिस्तान के तुर्की के साथ हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के भी होते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन ज्वाइंट वेंचर के भी होते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट के भी होते हैं। इसी तरह चाइना के साथ पाकिस्तान के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स
ایگزسٹ کرتے ہیں, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کانٹریکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, سیم اسی طرح پاکستان ایران کے ساتھ ڈیفنس کانٹریکٹس سائن کر سکتا ہے. پاکستان ڈی سینٹرلائزڈ ملٹری کمانڈ کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے, جیسا کہ ایران کے پاس موجود ہے کہ 31 کے قریب ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ ہے اور ہر کمانڈ اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صرف تہران پر یا مین IRGC کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دینے کے باوجود بھی ایران کے حملے نہیں رک سکے, جبکہ پاکستان, انڈیا اور باقی کنٹریز میں سینٹرلائزڈ کمانڈ ہوتی ہے, یعنی کہ مین اگر ہیڈ کوارٹر کو کچھ ہو جاتا ہے تو ملٹری رسپانس پر یا انٹیگریشن پر اثر پڑ سکتا ہے. تو پاکستان ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ کو اسٹڈی کر سکتا ہے ایران کو دیکھتے ہوئے. ایران نے جس طرح میزائلز کی کئی کیٹیگریز بنائی, میزائلز کو لے کر کئی موڈیفکیشنز کی, بیکاز الٹیمیٹلی ایران کے پاس اس کی میزائل پاور اور ڈرون پاور ہی سب سے زیادہ اہم چیز تھی. یہاں تک کہ وال اسٹریٹ جرنل کی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق ایرانین انٹیلیجنس نے پاکستان کو خود کنوے کیا کہ ایران کے پاس 15,000 بیلسٹک اور ہائپرسونک پلس کروز میزائلز ہیں اور 45,000 کے قریب کامیکازی ڈرونز اور مختلف دوسرے قسم کے یوکیوز موجود ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نمبر ہے. انیشلی جو 2-3 ہزار بیلسٹک میزائلز کا فگر بتایا جاتا تھا, یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے, اور یہ وہ میسو فائر پاور ہے جس کی وجہ سے ایران کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا پانے کے باوجود بھی امریکہ نہ تو ایران سے اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکا, نہ وہ ایران کو اوپنلی ڈیفیٹ کر سکے. ایرانین انٹیلیجنس کا پاکستان کو یہ چیزیں اوپنلی کنوے کرنا, یہ اپنے آپ میں ایران کا پاکستان پر جو اعتماد ہے اور ٹرسٹ ہے اس کو شو کرتا ہے, اور فیوچر میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جسے فارمر چیئرمین آف جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے بھی کہا کہ پاکستان کو بھی اب اس طرف دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے, آپ کی عرب کنٹریز کے ساتھ بھی ڈیفنس کانٹریکٹس ہیں, آپ ایران کے ساتھ بھی ڈیفنس کانٹریکٹس کی طرف جائیں, ان سے میزائل ٹیکنالوجی پر, ان کے ساتھ مل کر میزائل ٹیکنالوجی پر کام کیا جا سکتا ہے. جو انہوں نے موڈیفکیشنز اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز میں کی ہیں وہ سیکھی جا سکتی ہیں. اسی طرح پاکستان کا جو ایئر فورس کا ایکسپیرینس ہے وہ ایران سے اوبویسلی شیئر کیا جا سکتا ہے, جیسے ہم ترکی کے ساتھ کرتے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہوگی دونوں کنٹریز کے درمیان, اس سے ایران مزید پاکستان کے قریب ہوگا, اور ایران کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں پرو انڈیا, جو ابھی بھی انڈیا کو پریفر کرتے ہیں, ان ایلیمنٹس کو بھی آپ سائیڈ لائن کروا سکتے ہیں, کیونکہ ایسے ایلیمنٹ اگر دوبارہ سے کہیں پاور میں آتے ہیں یا ایسے ایلیمنٹس دوبارہ سے ایڈمنسٹریٹو فارم میں طاقت حاصل کریں گے تو وہ ایران کو دوبارہ انڈیا سے جوڑیں گے اور ایران پاکستان سے دور ہوگا, اور الٹیمیٹلی آپ اپنے نیبرز کو خلاف نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کلبھوشن یادو ایرانین سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں آیا تھا, تو اس چیز کو بھی آپ نے فیوچر میں اوائڈ کرنا ہے. سو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے فارمر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے یہ تمام چیزیں کہیں, انڈائریکٹلی انہوں نے اس چیزوں کی طرف اشارہ کیا, اور یہ میرا ایک پرسنل اوپینین تھا جو میں نے پاکستان کی میڈیشن کے کانٹیکس میں آپ لوگوں تک پہنچایا. سو امید کرتا ہوں کہ چیزیں کلیئر رہی ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.